बम्बई के डीएम साहब अपने गांव जाते हैं दिवाली मनाने के लिए और अपने घर से मार्केट जाते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए। उनको कुछ फल सब्जी खरीदना था तो वह एक फलों की रेहड़ी पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस वाले उस फल वाले से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। अब ये सब देखकर डीएम साहब जी उसका विरोध करने लग जाते हैं। तो पुलिस वाले उनसे कहने लगते हैं कि तुम सरकारी काम पर बाधा डाल रहे हो, पीछे हट जाओ नहीं तो हम लोग तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। इस पर डीएम साहब कहते हैं, इससे कैसे जेल में बंद कर दोगे, ये तुम्हारा सरकारी काम नहीं है। पुलिस वाले गुस्सा हो जाते हैं और डीएम साहब को सादा लिबाज में थे उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और थाने ले जाकर पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों, कौन थे वह डीएम साहब और आगे इस कहानी में क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की और वीडियो आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, जयपुर के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मनीष था और मनीष के घर में उसके माता पिता और उसके ताऊ चाचा चाची भी रहते थे। पूरे परिवार अच्छे से मिलकर रहते हैं और खेती बाड़ी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब मनीष पढ़ रहा है, वह पढ़ने में काफ़ी होशियार है। अक्सर उसके टीचर कहते रहते हैं कि बेटा तू पढ़ लिख कर जरूर कोई बड़ा अफसर बनेगा। इस बात को सुनकर मनीष के दिमाग में भी यह बात आ जाती है कि बड़ा होकर कोई बड़ा अफसर बनना है ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर सके और उससे टीचर की कहीं बातें साकार हो सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और मनीष अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लेता है। अब उसे यूपीएससी के बारे में जानकारी हो गई थी। अक्सर वह अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था। तो एक दिन खेतों में काम करते समय मनीष अपने पिता से पढ़ाई के बारे में बातें करने लगता है। वह कहता है, पिताजी मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो अब मैं यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहता हूँ। उसके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो वह कहते हैं, बेटा कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए तुझे क्या करना होगा। तो वह बताता है कि पिताजी इसकी पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना होगा और कोचिंग करके पढ़ाई करनी होगी। अगर एक बार यह टेस्ट क्लियर हो गया तो पूरे गांव में क्या पूरे ज़िले में आपका नाम रोशन हो जाएगा। इस बात को सुनकर पिता उसे आगे की पढ़ाई करने की इजाज़त दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा अच्छी बात है तो बाहर जाकर इस पढ़ाई को कर ले, क्योंकि मनीष का परिवार मिडिल क्लास फैमिली से था और उन लोगों के लिए यह सब चीज़ें बड़ी मायने रखती थी। अब मनीष अपने पिता का आशीर्वाद लेकर कोचिंग करने के लिए चला जाता है। वह दिल्ली आ गया था और यहीं कोचिंग करने लगता है। धीरे धीरे समय बीता और मनीष का कोचिंग करते हुए 3 साल बीत गए थे। 3 साल में उसने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं किया था। तो इसी वजह से मनीष के पिता मनीष के फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा तू इस चीज़ को छोड़ दे, हम गरीब लोग हैं और यह ज़्यादा हमारे बस की बात नहीं है। अब वापस आ जाओ और अपने घर का काम काज संभाल लो। लेकिन मनीष अपने पिता से पूछता है, पिताजी आखिर क्या बात है जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, क्योंकि जब मनीष वहाँ से आया था तो उसने अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। उसके पिता भी यानी बड़े ही जज्बे के साथ उसे कोचिंग करने के लिए भेजा था। तो उसके पिता कहते हैं, बेटा अब मैं बुजुर्ग हो चला हूँ, अब मेरे बस का काम करना मुश्किल है। अब तू घर का बड़ा बेटा होने के नाते अब तेरा फर्ज बनता है कि अपने परिवार की भागदौड़ संभाल ले। लेकिन तू तो अभी कोचिंग कर रहा है और तेरी कोचिंग में ढेर सारे पैसे खर्च हो रहे हैं।
अगर इससे आगे तू कोचिंग करना चाहता है तो मैं तुझे आर्थिक मदद नहीं दे सकता। अब इस बात को सुनकर मनीष और थोड़ी देर तक सोच विचार करता है। इसके बाद अपने पिता से कहने लगता है, पिताजी, अब मैं अपने लक्ष्य के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो आप फिलहाल मुझे मत रोको, मुझे पढ़ने दो ताकि हमारे परिवार का नाम रोशन हो जाए। इसके बाद मनीष के पिता कहते हैं, बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं भेज सकता। इसके बाद मनीष कहता है, ठीक है पिताजी, आपसे जितना बन पाए उतना पैसे भेज देना, मैं यहीं से पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा और अपने इस टेस्ट को क्लियर कर लूँगा। उसके पिता इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा चाहता है तो इधर जो हमसे बन पाएगा वह हम तुम्हारे लिए भेज देंगे। इसके बाद मनीष वहाँ पर इधर उधर काम ढूंढने लगता है। तभी एक लाइब्रेरी के बाहर उसे एक पर्चा लगा हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति इस लाइब्रेरी को संभाल सकता है तो अच्छी खासी तनख्वाह उसे मिल जाएगी और साथ में उसे रहने के लिए यहाँ पर कमरा भी मिल जाएगा। तो मनीष उस लाइब्रेरी में पहुँचता है और वहाँ के मालिक से बातें करने लगता है। मालिक उससे बताता है कि भाई, मुझे लाइब्रेरी को संभालने के लिए 24 घंटे के लिए वर्कर चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम नौकरी में लग जाओ। अब लाइब्रेरी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मनीष को पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाएगा और बाकी ज़्यादा कुछ काम वहाँ पर करना नहीं रहता है। एक तरह से उसकी रखवाली करनी थी, तो इस काम के लिए मनीष मान जाता है और वहाँ पर नौकरी करने लगता है। वहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई को भी करता है और साथ में लाइब्रेरी को भी देखभाल भी करता है कि कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे जाते हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, इन सब का हिसाब वह रखता है। और इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है। लगभग 2 साल उसे इस लाइब्रेरी में काम करते हो गए थे। इसी दौरान उसका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों हो जाते हैं। टेस्ट क्लियर होने के बाद वह एसडीएम बन जाता है। एसडीएम बनते ही उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं रहता। तो वह अपने माता पिता को सबसे पहले इस खुशखबरी के बारे में बताता है और कहता है, बाबूजी, मैं एसडीएम बन गया हूँ। यह बात सुनकर वह लोग बड़े खुश होते हैं और पूरे गांव में बताते हैं कि हमारा बेटा एसडीएम बन गया है। वह एक बड़ा अधिकारी है। गांव के लोग भी इस बात की खुशी मनाते हैं कि उनके गांव का एक लड़का एसडीएम बन गया है। इसके बाद मनीष एसडीएम के पद पर गाजियाबाद में नौकरी करता है। वहाँ पर 2 साल लगातार काम करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता है और वह एक डीएम बन जाता है। डीएम बनने के बाद उसे सरकारी आवास मिल जाता है और एक सरकारी गाड़ी मिल गई थी और साथ में एक गार्ड भी मिल गया था। तो इसके बाद मनीष अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और फिर से एक और इस खुशी के बारे में बता देता है। तो कहता है कि मैं डीएम बन गया हूँ और आपको वहाँ पर नहीं रहना होगा, आप यहाँ पर मेरे साथ आकर रहो। मनीष के माता पिता इस बात से बड़े खुश हैं कि हमारा बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया और अब हमें अपने पास रहने के लिए बुला रहा है। इधर डीएम साहब के पिता अपने कास्ट मित्र के पास जाते हैं, जो कि टीचर थे। उन्हें इस खुशी के बारे में बताते हैं। इस बात को सुनकर मनीष के पिता के दोस्त कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन वहाँ जाकर अपने गांव को भूल मत जाना, कभी कभार यहीं पर आ जाना। जैसा कि मनीष का पिता उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारा गांव है, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है, तो हम इसे जन्मभूमि को कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद वह अपने घर जाते हैं। फिर डीएम साहब उनको लेने के लिए वहां पर आ गए थे और अपने माता पिता के साथ पूरे परिवार को अपने साथ लेकर मुंबई चले जाते हैं और सरकारी आवास में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और मनीष के माता पिता को आए हुए बहुत समय हो चुका था और अब यहाँ पर
मनीष के पिता को 7 महीने बीत गए थे। अब दिवाली आती है तो मनीष अपने माता पिता के साथ वही दिवाली मनाता है। लेकिन मनीष के पिता के दिमाग में यह बात चल रही थी जो उनके दोस्त ने उनसे कही थी कि अपने गांव को भूल मत जाना, वहां पर वह दिवाली मनाते हैं। लेकिन अपने गांव की याद उन्हें बार बार आती है। इसके कुछ दिनों बाद ही छठ पूजन का समय आता है और उसी दौरान मनीष के पिता के पास उसके पिता के दोस्त का फ़ोन आता है। वह फ़ोन पर पहले तो हाल चाल पूछते हैं, फिर कहता है, अरे यार, ये तो बता, तू छठ पूजन पर भी नहीं आएगा क्या? दिवाली पर तो नहीं आया? मैं तो तेरी राह देखता रह गया, लेकिन तू दिवाली पर भी नहीं आया। ऐसा मत कर देना कि छठ पूजन पर भी ना आ सके। छठ पूजन हम लोगों के साथ ही मनाना। अब मनीष का पिता इस बात को मनीष को बताता है और घर जाने के लिए मान जाता है। मनीष अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और ट्रेन का रिजर्वेशन करवाकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर गांव पहुंच जाता है और वहां पर गांव के लोगों के साथ त्यौहार को मनाने की तैयारी करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर गए थे। अब अगले दिन ही छठ पूजन था और छठ पूजन के लिए उसके पिता बाजार से कुछ फल लाने के लिए कहते हैं। तो मनीष अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, मैं बाजार से फल ले आऊँगा। लेकिन मनीष के पिता कहते हैं, नहीं बेटा, तू रहने दे, यहाँ पर और भी लोग हैं, वो चले जाएंगे, तुम वहाँ पर क्या करोगे? तो तुम यानी यहीं पर आराम करो। लेकिन मनीष अपने पिता से जिद करता है और अपने एक भतीजे को साथ लेकर मार्केट चला जाता है। अब उसने साधारण से कपड़े पहन रखे थे, पैरों में चप्पल थी और वह एक ग्रामीण व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा था। वहां पर जाने के बाद वह बाजार को देखता है और चारों तरफ देखने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। ऐसे ही घूमते हुए वह फल की रेहड़ी पर जाता है और वहां पर फल का मोल भाव करने लगता है। वह मोल भाव कर ही रहा था, लेकिन तभी वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उस रेहड़ी वाले से अवैध तरीके से वसूली करने लगते हैं। अब वह रेहड़ी वाला उनसे कहने लगता है, साहब, शाम को आना, अभी तो धंधा कम हुआ है, मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता। ये मामला मनीष भी देख लेता है और उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये रेहड़ी वाले से किस तरह से वसूली कर रहे हैं। इसके बाद वे पुलिस वाले रेहड़ी वाले को धमकाने लगते हैं, कहते हैं, तुमने यहाँ पर रेहड़ी क्यों लगा रखी है? यहाँ पर लगाना लीगल है, तुम यहाँ पर रेहड़ी नहीं लगा सकते। दोस्तों, उन्हें मतलब हफ्ता नहीं मिला था, तो इसी वजह से वह फल वाले को दुखी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और इस बात को देखकर मनीष से रहा नहीं जाता है और वह उनसे कहने लगता है, साहब, आप कौन होते हैं इन लोगों को यहाँ पर जगह दिखाने वाले? कौन यहाँ रेहड़ी लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा? ये काम तो नगर पालिका का है, आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले मनीष की तरफ देखते हैं और उसके बाद उन्हें गुस्सा आ जाता है और वे सोचते हैं, एक साधारण सा व्यक्ति हमसे इस तरह कैसे बात कर सकता है। दोस्तों, तो पुलिस वाले उनसे कहने लगते हैं, अरे चल अपना काम देख, यहाँ पर कोई तेरा काम नहीं है, अगर ज़्यादा बकवास की तो तुम्हें पुलिस थाने में बंद कर दूंगा। अब इसके बाद मनीष कहता है, साहब, ऐसे कैसे बंद कर दोगे? मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने तो आपको सही बात बताई है और कानून के दायरे में रखकर काम करना सिखा रहा हूँ, लेकिन आप उस बात को मान ही नहीं रहे। ये बात सुनकर पुलिस वाले और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और मनीष से कहने लगते हैं, लगता है तुझे कायदा कानून कुछ ज़्यादा ही पता है, तुझे बढ़िया वाला कायदा कानून पढ़ाना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर जो मनीष का भतीजा होता है वह एकदम से बोलने ही वाला था, लेकिन तभी मनीष उसे हाथ से इशारा करता है और कहता है, तू बीच में बिल्कुल मत बोलो, जो कुछ करना है मैं ही करूँगा। इसके बाद वह कहता है, कायदा कानून की कौन सी बात, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर किसी जगह पर कोई अवैध तरीके से कुछ कर रहा है तो उसके लिए नगर पालिका होती है। आपका काम होता है लोगों की सुरक्षा देना, ना कि जो आप कर रहे हैं। अब इसके बाद पुलिस वाले और भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं
फिर डीएम साहब और उनके भतीजे को कंधे से पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचने लगते हैं। अब जैसे ही डीएम साहब देखते हैं कि उन्हें गाड़ी की तरफ खींच रहे हैं तो वह उन पुलिस वालों से कहने लगते हैं, साहब मैंने क्या किया है जो आप मुझे गाड़ी में बिठा रहे हो। तो उसके बाद वह कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। तुम एक सरकारी काम को करने में हमें रोक रहे हो, तो इसी वजह से अब तुम्हें हवालात में रहना पड़ेगा और वहीं पर जाकर मैं पूरा कानून कायदा सिखाऊंगा। इसके बाद डीएम साहब अपने भतीजे के साथ उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और पुलिस वाले उन्हें बैठाकर सीधा थाने ले जाते हैं। अब थाने ले जाने के बाद वहाँ उनसे दरोगा पूछते हैं, हाँ भाई कौन है और किस वजह से तुम इसको लाए हो। तो पुलिस वाला कहता है, साहब ये वसूली करने से हमें रोक रहे थे, तो इसी वजह से हम लोग इन्हें यहाँ ले आए हैं। उसके बाद दरोगा साहब उनको अंदर बंद करने के लिए कर देते हैं। डीएम साहब और उनके भतीजे को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन लॉकअप के अंदर बंद करने से पहले जो पुलिस वाले थे उनकी तलाशी लेना भूल गए थे और डीएम साहब के पास अपना फ़ोन था, तो वह एक कोने में जाकर डीएम साहब अपना फ़ोन निकालते हैं और जयपुर के डीएम साहब के पास फ़ोन मिला देते हैं। उन्हें पूरी कहानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि फ़ौरन इस थाने में आ जाओ और आकर देखो कि तुम्हारे पुलिस वाले आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। इसके बाद जयपुर के डीएम साहब वहाँ के एसपी साहब के पास फ़ोन करते हैं और फ़ौरन से एसपी साहब को अपने पास बुलाते हैं और वहाँ से दोनों एक साथ सीधे उस थाने में पहुँच जाते हैं। अब थाने में जैसे ही एक साथ डीएम साहब और एसपी साहब की गाड़ी आती है तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और फ़ौरन से खड़े हो जाते हैं। अब एसपी साहब और डीएम साहब जैसे ही थाने के अंदर घुसते हैं तो एसपी साहब दरोगा से पूछने लगते हैं कि किस तरह से काम कर चल रहा है। तो दरोगा साहब कहते हैं, साहब अच्छी तरह से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एसपी साहब कहते हैं, देख लो त्यौहार का टाइम में कोई दिक्कत ना हो, त्यौहार के टाइम में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो दरोगा साहब हंसते हुए कहते हैं, साहब ऐसा नहीं हो सकता, हमारे रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़े। इसके बाद एसपी साहब लॉकअप की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, लॉकअप में किसको बंद करके रखा है। तो दरोगा साहब कहता है, साहब ये कानूनी काम को नहीं करने दे रहे थे, तो इसी वजह से हमने इसे लॉकअप के अंदर बंद कर दिया। 2 दिन लॉकअप में रहेगा तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और उसके बाद यह कभी भी कानूनी कार्रवाई को करते हुए नहीं रुकेगा। अब इस बात को सुनकर जो मनीष डीएम साहब थे वो लॉकअप के अंदर से ही मुस्कुराने लगते हैं और फिर एसपी साहब एक जोरदार चाटा अपने दरोगा को लगा देते हैं। जैसे ही दरोगा साहब को चाटा लगता है तो वह एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। तो वह कहने लगते हैं, साहब आपने मुझे चाटा क्यों मारा है। तो इसके बाद डीएम साहब बोलते हैं, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसको अंदर किया है। ये दिल्ली के डीएम साहब हैं और इन्होंने मुझे अंदर से ही फ़ोन किया। तुम लोगों की अवैध वसूली के किस्से अब दिल्ली तक भी जाएंगे और सभी लोगों को पता चलेगा कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार किया करते हैं। इसके बाद वह फ़ौरन से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहते हैं। एक पुलिस वाला जाता है, लॉकअप को खोलता है और डीएम साहब को बाहर निकालता है। डीएम साहब लॉकअप से बाहर आ जाते हैं और जो वहाँ के डीएम साहब थे उनसे हाथ मिलाने लगते हैं और उनसे कुछ बातें करने लगते हैं। बातों में जयपुर के डीएम साहब दिल्ली के डीएम साहब मनीष से कहते हैं, ये बताइए कि अगर आपको ऐसी कोई परेशानी थी तो आप पहले भी फ़ोन कर सकते थे। तो वह कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देखना चाहता था कि इस अवैध वसूली में कौन कौन लोग मिले हुए हैं। यहाँ पर आकर देखा तो आपका पूरा थाना इस अवैध वसूली में शामिल है। इस बात को सुनकर के जयपुर के डीएम साहब की ओर इशारा करते हैं और उनके एक ही इशारे पर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है।
सस्पेंड की खबर सुनते ही सभी थाने के पुलिस वाले एकदम से उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और यहाँ तक कि डीएम साहब मनीष से भी माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं। तो उसके बाद डीएम साहब कहने लगते हैं तुम लोगों को यहाँ पर पब्लिक की सुरक्षा के लिए रखा गया है और तुम लोग अब इस एक तरह की वसूली करते हो, इस वजह से हमारी पुलिस बदनाम है। तुम सरकारी तनख्वाह देती हैं कि लोगों की सुरक्षा करो, लेकिन तुम लोग अपनी जेब भरने के लिए ऐसा काम करते हो। तुम लोगों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके बाद एसपी साहब उन दोनों पुलिस वालों को लॉकअप में बंद कर देते हैं जो डीएम साहब को पकड़कर यहाँ पर लाए थे और अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब डीएम साहब गांव जाते हैं और वहाँ से फल खरीदने के बाद उनके पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा इतनी देर कैसे हो गई। तो डीएम साहब बैठकर पूरा किस्सा अपने परिवार को सुनाते हैं और इस किस्से को वहाँ पर बैठते हुए उनके परिवार वाले भी सुन रहे थे। और इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब के पिता को अपने बेटे पर फक्र महसूस होता है और वह कहते हैं बेटा अच्छा किया जो तुमने उन पुलिस वालों को पकड़वा दिया। यहाँ पर ऐसा अक्सर होता रहता है और इन सभी चीज़ों को इसी तरह से रोका जा सकता है। अगर सभी अधिकारी ऐसा ही काम करने लग जाएं तो क्या नहीं हो सकता। दोस्तों उसके बाद सभी परिवार वाले वहाँ पर छठ पूजन करते हैं और खुशियों के साथ डीएम साहब अपने परिवार के साथ वापस दिल्ली लौट जाते हैं। वहाँ पर जाकर अपना कारोबार संभालने लगते हैं और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है एक डीएम साहब की जो मार्केट में जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। उसके बाद वहाँ के डीएम साहब और एसपी साहब आकर उन्हें छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद उस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं मनीष डीएम साहब के बारे में और इसके अलावा उनके पिता के बारे में और जो पुलिस वालों के बारे में जो अवैध वसूली कर रहे थे? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के लिए आप सभी लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।